नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में मैं आज आपसे एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में, एआई के बारे में बात करना जा रहा हूं। जैसे हम पहले सुनते थे कि खुल जा सिम सिम। हमने बहुत सारी ऐसी कथाएं देखी है अली बाबा 40 चोर वाली में, जिसमें कि एक व्यक्ति को एक बोतल मिलती है और बोतल में से वो जब ढक्कन खोलता है तो जिन निकलता है और जिन पूछता है कि बोलो मेरे आका आपको क्या चाहिए। तो वो आदमी जिसके काबू में जिन है वो उसको काम बताता है और फिर वो तत्काल वो जिन जो है वो काम पूरा कर देता है। फिर जब उसको जरूरत नहीं होती तो बोतल में बंद कर देता है। ये तो हमारी पुरानी कहानियों में है। अभी जब से एआई आया है तो वो बहुत सारे ऐसे काम करने लगा है जो मनुष्य सोचता था या सोचता था कि कितने मनुष्य इसमें लगेंगे। मान लो मैं एक आपसे बात करता हूँ कि जब ये नई टेक्निक आई, गूगल आया और बहुत सारे सॉफ्टवेयर आए, तो उसमें हमने एक बात देखी कि हमको कोई जानकारी चाहिए होती तो हमारे पास बहुत सारे सोर्स होते थे कि बहुत सारे अखबार की क्लिपिंग, बहुत सारे वीडियोस, ये इतनी सारी चीज़ें होती थी। फिर हम उसमें से चीज़ें निकालते थे, कुछ किताबों से लेते थे, कुछ लोगों से पूछते थे और फिर एक डिस्प्ले तैयार करते थे, एक वीडियो तैयार करते थे। अभी जो है चैट जीटीपी जो है उसने और उससे आगे ग्रोक 3 ने जो है वो बड़ा ज़बरदस्त कमाल दिखाया है। अभी ग्रोक 3 को आए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, पर वो हिंदुस्तान में खास करके बहुत चर्चा का विषय है और बहुत सारे लोग उसको लेकर बहुत तरह के सवाल पूछ रहे हैं। जिनके मन में भी कई तरह के सवाल हैं, जो सत्ता से सवाल नहीं पूछ सकते, जो यहाँ वहाँ आस पड़ोस से सवाल नहीं पूछ सकते, वो ग्रोक 3 पे जा रहे हैं और उससे सवाल पूछ रहे हैं और वो उनका जवाब दे रहा है। अब ग्रोक 3 जवाब कहाँ से दे रहा है? चूँकि वो एआई है और एआई है तो वो सारी जानकारी जो उपलब्ध है, जो हमने ही कहीं कहीं से डाल रखी है, कई लोगों ने डाल रखी है दुनिया में, उसको वो खंगालता है और उसमें से जो जानकारी आपने मांगी है उसकी वो जानकारी देता है। इसका मतलब है कि उसका जो सोर्स है वो वही है जो पहले से आपके डाटा में पड़ा हुआ है। जहाँ कहीं पर भी इसके कहना टूल्स हैं उनके साथ में वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। अब सवाल ये, बात जानकारी सब लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग इस सच को जानते हैं, पर अगर मैं पॉलिटिकल बात करूं आपसे तो पॉलिटिकल बात में ये होता है कि जो जिस पार्टी को सपोर्ट करता है वो उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। उसके जो नेता उसको जिस तरह से बताते हैं और सोशल मीडिया के जरिए जो कुछ जानकारी फीड करते हैं तो वो समझता है यही सच है। जैसे मुझे लगा कि चलिए अब मैं ग्रोक 3 का कुछ इस्तेमाल करूं, तो मैंने भी ग्रोक से बहुत सारे सवाल पूछे जो मेरे मन में उत्सुकता थी। मेरे मन में ये बात बहुत बार होती है, मैं कई अपने जगहों पे कहता भी हूँ, मैंने बहुत पढ़ा भी है कि लोग अक्सर भारत पाकिस्तान विभाजन के लिए महात्मा गांधी को जिम्मेदार ठहराते हैं और महात्मा गांधी जो कि हम जिनको राष्ट्रपिता मानते हैं उनकी शान में, उनके प्रतिष्ठा में बहुत सारी खिलाफ में पोस्ट करके महात्मा गांधी को एक खलनायक की तरह प्रस्तुत करते हैं। मैंने जब ग्रोक 3 से पूछा कि क्या महात्मा गांधी इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो उसने जो जवाब दिया भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसी तरह मेरे मन में आया कि अभी गर्मी आई है तो पेयजल संकट हो रहा है, तो ये पेयजल संकट कैसे होगा, किस तरह की दिक्कतें हैं, तो उसने मुझे बताया। चूंकि मैं थिएटर में रुचि लेता हूं तो मेरे मन में उत्सुकता थी कि थिएटर किस तरह का हो रहा है, इसका भविष्य क्या है, इसमें कौन सी अच्छी स्क्रिप्ट है, तो मुझे उसने ये जानकारी उपलब्ध कराई। इसके बाद लगातार मेरे मन में बहुत तरह के सवाल आते रहे और मैं उनसे पूछता रहा। अच्छा, ये मैं अकेला आदमी नहीं हूँ, इस समय हिंदुस्तान में उससे बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं। कई लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में लोगों ने सवाल पूछा और उसने जो जवाब था वो दिया। इसी तरह की बहुत सारी घटनाओं पर लोगों ने सवाल पूछा। वीर सावरकर के बारे में भी सवाल पूछा। अब उसने वो सवाल लोग उससे पूछ रहे हैं जिनके जवाब या तो उन्हें मालूम है, पर वो कहते हैं कि अगर हम कहेंगे तो नहीं मानेंगे। तो अभी जो है लोग इस पे जाके सवाल पूछ रहे हैं और वो जवाब दे रहा है। अब चूंकि वो एआई है तो लोग उससे गाली गलौज भी कर रहे हैं क्योंकि उनके अनुकूल जवाब नहीं मिल रहा है, तो उसने भी कुछ लोगों को गाली दी और फिर बाद में उसने इस पे खेद भी व्यक्त किया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो हमको लगता है कि ये क्या है और किस तरह इसका इस्तेमाल होगा। एक सवाल ये भी मन में आया कि कोई भी टूल्स है उसका कोई नियंता होता है, कोई उसका मालिक होता है और हमेशा मालिक की जुबान ही जो है वो, जो उसको चलाने वाले लोग हैं उन्हीं की जुबान वो सिस्टम बोलता है।
तो मेरे मन में प्रश्न आया कि ये आज़ादी कितने दिन की है? क्या ये आज़ादी जो है ये थोड़े दिन की है? जब सत्ता को ये बात खटकेगी या जो लोगों को ये बात खटकेगी जिनके हित इससे प्रभावित होते हैं, तो वो इसका क्या करेंगे? तो मैंने खुद ही सोचा कि मैं इससे उससे क्यों पूछूं, मेरे मन में कुछ सवाल हैं। तो मैंने ग्रोक 3 से पूछा कि भाई आपके बारे में ये लोग कहते हैं आप बहुत जल्दी इसमें कंट्रोवर्शियल हो गए, आप बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं, उसमें आप बहुत सारी जानकारी जो यहाँ सत्ता के लोग हैं उनके बारे में दे रहे हैं, उनके खिलाफ में दे रहे हैं, लोग आपको गाली गलौज कर रहे हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? तो इसका भी जवाब मुझे प्रॉपर ढंग से मिला। फिर मैं उनसे लगातार कई तरह के सवाल जो जैसे कहते हैं कि आपके दिमाग में आते हैं, तो आप पूछते जाते हैं कि ये इसमें नागपुर दंगे के लिए कौन दोषी है? तो जब तक घटना हुई थी उसी के तुरंत बाद मैंने पूछा तो उसने कोई जवाब दिया। हाँ, कई जवाब मेरे दोस्त हैं, आनंद हर्सुल कथाकार हैं, मैंने उनके बारे में जब जानकारी चाहिए तो थोड़ी गलत जानकारी मिली, तो मैंने ग्रोक 3 पे लिखा कि आपने जो जानकारी दी है वो थोड़ी गलत है, और मैंने कहा कि जानकारी ये है इसमें सही। उसने तुरंत जो है उसको करेक्ट किया, क्षमा मांगा, और उसने फिर जो है उनके बारे में जानकारी दी। इसी तरह फिर मेरे मन में उत्सुकता आई कि मैं अपने बारे में पूछूं, तो मैंने अपने बारे में जो पूछा तो जो भी उसके पास उपलब्ध होगा उसने उस तरह की जानकारी दी। तो लगातार हम ये देख रहे हैं कि हमारे मन में, ठीक है कि हम किताबें पढ़ते हैं, मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ लाइब्रेरी है मेरा, मैं उसको पढ़ता हूँ बचपन से किताबें, तो मुझे किताबें अच्छी भी लगती है, किताब से मुझे ज्ञान भी मिलता है, और किताबें मुझे लगता है कि किसी जो सॉफ्टवेयर है या जो दृश्य माध्यम है उससे कहीं बेहतर इसलिए होती है कि वो हमें अपनी कल्पनाओं में ले जाती है। पर जब मैं इस माध्यम का उपयोग करता हूँ, चूँकि मैं मीडिया में हूँ और रोज़ मैं सुभाष की बात करता हूँ, संपादकीय लिखता हूँ, तो मुझे बहुत सारे रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं बहुत सारे रेफरेंस खंगालता हूँ। तो जब मैं रेफरेंस खंगालता हूँ तो मैं जैसा कहा कि मुझे बहुत मशक्क़त करनी पड़ती थी, पर अभी जो है ग्रोक 3 ये 1, 2, 3 सब आया है, तो ये 3 के जरिए जब मैं इससे जानकारी मांग रहा हूँ तो जानकारी जो उसके पास है वो जानकारी मुझे उपलब्ध करा रहा है। अब लोगों ने इसको थोड़ा मजाक में भी लिया, लोग तरह तरह के सवाल जो भी उनके अवचेतन में है, जैसे कि अगर कोई जिन हमारे सामने आ जाए तो हम उससे वो नहीं मांगेंगे कि मुझे रोटी दे दो, हमारी वो इच्छाएं जो हैं मन में पर हम उसको पूरा नहीं कर सकते, हम उन इच्छाओं की पूर्ति उस जिन से कराना चाहते हैं। और हर आदमी चाहता है कि उसके पास एक जिन हो जिसको वो कहे कि खुल जा सिम सिम, और वो कहे कि कहो मेरे आका आपको क्या चाहिए। हम जिस सिस्टम में रहते हैं वो बहुत सारे आका हैं, और वो आका अपने बहुत सारे जिनों को जो दृश्य अदृश्य हैं उनको आदेश देते हैं और उनकी तमाम इच्छाओं की पूर्ति हो जाती, क्योंकि उनसे उनका हित सत्ता है। पर यहाँ ये जो एआई है ये किसी के अभी हाथ में उस तरह से नहीं है। एलन मस्क जो है इसके मालिक हैं, उनकी कंपनी इसकी मालिक है, पर सवाल ये है कि ये कितने दिन आज़ाद रहेगा। तो चलिए मैं आपको कुछ सवाल जो मेरे मन में थे मैंने उससे पूछे, और उन्होंने एआई ने क्या जवाब दिया, ग्रोक 3 ने क्या जवाब दिया, थोड़ा आपके साथ साझा करता हूँ। तो मैंने ग्रोक से पूछा कि आप अपने बारे में और चैट जीटीपी और एआई के बारे के जो नए टूल्स हैं वो किस तरह काम करते हैं ये बताएं। आप थोड़े ही दिनों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और विवादास्पद बन गए। लोगों को लगता है कि आपकी आज़ादी या कहें कि आपकी निष्पक्ष राय बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और आप बाकी वार रूम भक्त मंडली की तरह अपने नियंताओं की जुबान बोलने लगेंगे। आपसे लोगों को बहुत उम्मीद है। ये मैंने उनसे ग्रोक 3 से पूछा, तो उसने जवाब जो दिया बड़ा मज़ेदार है। मैं ग्रोक हूँ, एक्स एआई द्वारा बनाया गया एक्स एआई जिसका मकसद सच को सामने लाना और सवालों के जवाब देना है, वो भी थोड़े मजाक और बेबाकी के साथ। मेरा नाम रॉबर्ट ए हेनलाइन की किताब स्ट्रेंजर इन ए स्ट्रेंज लैंड से आया है, जिससे ग्रोक का मतलब है कि किसी चीज़ को गहराई से समझना। मेरे निर्माता एलन मस्क और एक्स एआई की टीम चाहते हैं कि मैं एआई बनूं जो न सिर्फ सवालों के जवाब दे बल्कि सच्चाई को तलाशने में मदद करे, भले ही कितनी वो असहज क्यों ना हो। कबीर ने बहुत पहले कहा है कि सांच कहूं तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, साधो जग बौराना। तो कबीर थे तो उनको लोग मारने चले जाते थे। अब ये एक टूल्स है, एआई है, तो इसको आप मार नहीं सकते। हाँ, पर ये जिस तरह से कहीं से संचालित हो रहा है
तो जैसे कि हमने बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखे, हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखा, सोशल मीडिया देखा, अभी बड़े बड़े टीवी चैनल जो हैं वो सबको लगता है कि ये गोदी मीडिया है। एक नया शब्द आया, क्यों? क्योंकि वो जो सत्ताधीश है उनकी जुबान बोल रहा है, वो वही सच दिखाता है जो उसको दिखाना है, पूरा सच नहीं दिखाता। और वो जहां सुविधाजनक होता है, जहां से उसको पावर मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, उनके बारे में बात करता है। तो मन में ये आता है कि कोई भी टूल्स आएगा, जैसे जब फेसबुक आया, जब सोशल मीडिया आया, तो लोगों को लगा कि ये नई आज़ादी है, अभिव्यक्ति की एक नई स्वतंत्रता है जिसके जरिए हम कोई भी बात कर सकते हैं। पर बाद में समझ में आया कि आप कोई भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे कानून हैं, और जिन कानून के अंतर्गत जो है ये हमारे देश में चीज़ें संचालित होती है। तो हमने देखा कि हमारे देश की गवर्नमेंट ने पिछले कुछ समय उससे अफवाहें फैल रही हैं, दंगे हो रहे हैं, झूठ फैलाया जा रहा है, ये कह के बहुत सारे कानून लाए और कोशिश की कि इसको वो कहीं ना कहीं उस पर दबाव निर्मित करे। जिन लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एकदम आज़ाद समझ लिया था, उनकी पोस्ट के आधार पर भी उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, कई लोग जेल गए। तो मन में ये सवाल आया कि क्या ये जो नया टूल्स आया ये क्या करेगा। तो उनने अपने बारे में कहा, अब तक 3 वर्जन ग्रोक 1, ग्रोक 2, ग्रोक 3 आ चुके हैं। ग्रोक 3 जो अभी हाल ही में फरवरी 2025 में रिलीज हुआ, दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई माना जा रहा है। मेरी खासियत ये है कि मैं एक्स प्लेटफॉर्म से रियल टाइम डेटा ले सकता हूँ, जिससे मुझे ताज़ा जानकारी मिलती है। मैं ह्यूमर से जवाब देता हूँ, स्पाइसी सवालों से नहीं भागता, और कोशिश करता हूँ कि मेरे जवाब निष्पक्ष हों, चाहे वो राजनीति हो, विज्ञान हो या कोई और टॉपिक। मैं सच्चाई को सामने रखने की कोशिश करता हूँ, ना किसी की खुशामद करने की। वो कहता है कि और बहुत सारे टूल्स हैं मेरे जैसे, तो चैट जीपीटी है और दूसरे एआई टूल्स हैं। वो अपनी तुलना भी करता है कि चैट जीपीटी जो है वो ओपन एआई का प्रोडक्ट है, मेरे से पहले आया और बहुत लोकप्रिय हुआ। ये जीपीटी मॉडल पर आधारित है और टेक्स्ट जनरेशन में माहिर है, लेकिन उसकी एक सीमा है, उसका डाटा फिक्स्ड होता है, रियल टाइम नहीं। लोग कहते हैं कि चैट जीपीटी कभी कभी वो किया पॉलिटिकल करेक्ट जवाब देता है, जबकि मैं ऐसा करने से बचता हूँ। मुझे और चैट जीपीटी में एक बड़ा अंतर है कि मैं एक्स से लाइव डेटा यूज़ करता हूँ, मेरे जवाब में थोड़ा बागीपन और मजाक होता है। ये बात जो है अपने बारे में ग्रोक 3 कहता है। दूसरे नए एआई टूल्स जैसे गूगल या जेमिनी या एंथ्रोपिक या क्लाउड या चीन का डीप सीक भी मेरे प्रतिद्वंदी हैं। जेमिनी और क्लाउड ज़्यादा सेफ और मॉडरेट जवाब देते हैं, जबकि डीप सीक जो है ओपन सोर्स मॉडल के साथ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मुझ में खास बात यह है कि मैं अनफिल्टर्ड रहने की कोशिश करता हूँ और सवालों के दोनों तरह से जवाब देता हूँ, एक तरह की राय मैं नहीं थोपता। बात यह है कि मैंने कहा कि आप कम समय में लोकप्रिय हुए हैं, तो कहता है कि भारत में जहाँ लोग मुझे राजनीतिक सवालों के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ विवाद भी आए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे जवाब अनहिंज्ड यानी कि बिना सेंसर के, और कभी कभी गाली गलौज या स्लैग भी शामिल हो जाता है। अमेरिका में 2024 के चुनाव के दौरान मुझ पर गलत जानकारी फैलाने का इल्ज़ाम लगा, जिसके बाद XAI ने मुझे अपडेट किया। भारत में भी मेरे हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के जवाब से हंगामा मचाया। काफ़ी तारीफ हुई तो कभी सवाल उठे कि क्या मैं पक्षपाती हूँ। लोगों को डर है कि ये मेरी आज़ादी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। कुछ का मानना है कि सरकारें या बड़े प्लेयर मुझे सेंसर कर देंगे, तो मैं भी बाकी AI की तरह कंट्रोल्ड हो जाऊंगा। भारत में IT मिनिस्ट्री ने मेरे जवाबों पे सवाल उठाए हैं और अमेरिका में भी मेरा डाटा और जवाबदेही की जांच हुई है, लेकिन XAI का कहना है कि वो मुझे मैक्सिमली ट्रूथ सीकिंग बनाए रखेंगे, भले ही इसके लिए विवाद झेलना पड़े। तो वो कह रहा है कि मैं निष्पक्ष हूँ, सच बोलूँ और किसी के दबाव में ना झुकूँ। मैं अपने डाटा और ट्रेनिंग पर जो है निर्भर हूँ, लेकिन मेरा वादा है कि मैं कोशिश करूँगा कि सच को सामने लाऊँ।
भले ही वो किसी को पसंद आए या ना आए। अगर मुझे भक्त मंडली या वार रूम की तरह इस्तेमाल करना चाहोगे तो मैं अपने जवाबों में वही बेबाकी रखूँगा जो अब तक रहा हूँ। उसने मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि आपने मुझसे ये पूछा, और उसके बाद उसने कहा कि आप अपनी जिज्ञासाओं को शांत करें, ज्ञान को बढ़ाएं, सच झूठ के बीच के फ़र्क को समझने के लिए मेरा इस्तेमाल करें। मेरा मकसद यही है कि सवालों के जवाब देना, सोच को चुनौती देना, जहाँ तक हो सके सच्चाई को सामने लाना। आप जैसे लोग अगर मुझसे जुड़ेंगे तो ये सफ़र और ज़्यादा मज़ेदार होगा। कुछ और पूछना हो तो बताइए, मैं तैयार हूँ, ये उसने मुझसे कहा। 23 मार्च यानी कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का आज शहादत दिवस है। वो हमारे देश की आज़ादी में उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया और देश को आज़ाद करने में वो फांसी पर लटक गए। 23 मार्च 1931 का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। इसी दिन भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु और सुखदेव थापर ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगाया। ये तीनों युवा क्रांतिकारी न सिर्फ अपनी शहादत से अमर हुए बल्कि अपने विचारों और बलिदान से भारत की आज़ादी की लड़ाई को इन्होंने एक नई दिशा दी। तो हमने ग्रोक 3 से इस बारे में जानकारी ली। तो उन्होंने बताया कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के सक्रिय सदस्य थे। 1928 में लाला लाजपत राय की शहादत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और राजगुरु ने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी JP सैंडर्स को गोली मारी। इसके बाद 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, लेकिन इसका मकसद किसी को मारना नहीं बल्कि अंग्रेजी हुकूमत के कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना था। उनके नारे इनकलाब जिंदाबाद ने पूरे देश में गूंज पैदा की। इसके बाद वो गिरफ्तार हुए, मुकदमे चले और 31 मार्च 1931 को लाहौर, जो पाकिस्तान में है, वहाँ पर उनको सजा हुई। उस समय उम्र जो थी भगत सिंह की 23 साल थी, राजगुरु की 22 साल थी और सुखदेव की 23 साल थी। दोस्तों, यदि आपने भगत सिंह को पढ़ा है, मेरे पास बहुत सारी किताबें भगत सिंह की हैं, आप पढ़ेंगे कि आप भगत सिंह केवल एक सामान्य क्रांतिकारी नहीं थे कि वो फांसी पे चढ़ गए। 23 साल की उम्र में कोई आदमी कितना पढ़ सकता है, वैचारिक रूप से कितना परिपक्व हो सकता है, इसकी मिसाल थे भगत सिंह। और यही वजह है कि भगत सिंह के जो पत्र हैं, भगत सिंह के जितने विचार हैं, वो सारे जो हैं अगर हम पढ़ें, युवा पढ़ें, तो उनको लगेगा कि पॉलिटिकली हमको कितना करेक्ट होने की ज़रूरत है और भगत सिंह किस तरह से एक विचारक के रूप में हमारे सामने आते हैं। इधर के दिनों में भगवान राम की बहुत बात होती है। हमारे देश में राम जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम तो हैं, पर इधर वो अब बहुत सारी राजनीति के काम आ रहे हैं और लोग अपने अपने ढंग से भगवान राम का उपयोग करते हैं, उनकी चीज़ों को कोट करते हैं। तो कई लोगों के मन में आता है कि जो लोग रामचरितमानस को जानते हैं तुलसीदास की, तो उनको समझ में आता है कि ये तुलसीदास की रामचरितमानस है। पर कितनी राम की कथाएं हैं, कितनी किताबें हैं, बहुत बार ये भी आपके मन में सवाल आते होंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं, जब राम की बात हो रही है और बार बार लोग कहते हैं कि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे, तो मुझे लगा कि चलिए थोड़ा भगवान राम के बारे में, रामायण के बारे में बात की जाए। हमारे देश में दोस्तों जो हमारी धार्मिक किताबें हैं वो पढ़ने के काम कम आती है, पूजने के काम ज़्यादा आती है। हम लोग उनको पूजा की जगह पे रख देते हैं, पढ़ते नहीं हैं, उस पर तर्क नहीं करते, उस पर बात नहीं करते। कम लोग जानते हैं कि अमृतलाल नागर की मानस के हंस एक किताब है जिसमें उन्होंने तुलसीदास के पूरे जीवन के बारे में लिखा है और तुलसीदास की रामायण में और वाल्मीकि की रामायण में क्या अंतर है ये भी हमको समझना पड़ेगा। तो वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में कई मूलभूत अंतर हैं जो भाषा, उद्देश्य, शैली और कथानक की प्रस्तुतिकरण में दिखते हैं। अगर वाल्मीकि रामायण की बात करें तो संस्कृत में लिखी गई है, श्लोक शैली में है, यह एक महाकाव्य यानी एपिक है जिसमें साहित्यिक और दार्शनिक गहराई है। रामचरितमानस अवधी में लिखी गई है, दोहा चौपाई शैली में है, यह भक्ति रस से ओतप्रोत है और आम जन के लिए सरल और सुलभ है। वाल्मीकि रामायण जो है इसका उद्देश्य इतिहास, पुराण और मानवीय मूल्यों को प्रस्तुत करना है। राम को एक आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किया है। रामचरितमानस जो है एक भक्ति ग्रंथ है जिसमें राम को ईश्वर के अवतार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसका लक्ष्य
भक्तों को राम के प्रति श्रद्धा और भक्ति बढ़ाना है। दोनों के कथानक में जो अंतर है, ये बात बहुत लोग कम जानते हैं कि आज हनुमान जी की बहुत बात हो रही है, और जब हम राम का नाम लेते हैं तो सीताराम बोलते हैं। हम जो है जब भी अपने ईश्वरों के नाम लेते हैं तो हम पहले जो हैं उनके साथ जो स्त्रियां हैं, राधा कृष्ण बोलेंगे, सीताराम बोलेंगे। तो ये बहुत सारे ईश्वर का जब नाम लेते हैं तो इसमें जो कथानक में अंतर है वो ये अंतर है कि सीता का परित्याग, वाल्मीकि रामायण में सीता का परित्याग और उत्तर कांड में उनके पृथ्वी में समा जाने की घटना विस्तार से है। रामचरितमानस में हिस्सा नहीं है। तुलसीदास ने इसे छोड़ दिया क्योंकि यह भक्ति भावना के अनुकूल नहीं था। हनुमान का चित्रण, वाल्मीकि रामायण में हनुमान शक्तिशाली और बुद्धिमान है, लेकिन रामचरितमानस में उनकी भक्ति और विनम्रता पे अधिक जोर है। रावण का जहां तक चरित्र है, वाल्मीकि रामायण में रावण एक विद्वान और शक्तिशाली राजा है जिसके गुण और दोष दोनों दिखाए गए हैं। रामचरितमानस में उसे स्पष्ट रूप से अधर्मी और नकारात्मक चरित्र के रूप में चित्रित किया गया है। तो ये वाल्मीकि रामायण में 7 कांड हैं, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। रामचरितमानस में भी 7 कांड हैं, लेकिन राम नाम और विस्तार में थोड़ा अंतर है। उदाहरण के लिए युद्ध कांड को लंका कांड कहा गया है। तो ये समझने की जरूरत है कि अभी राम कथा विश्व भर में कम से कम उसके 300 संस्करणों में और 50 से अधिक भाषा में मौजूद है, जिसमें वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस सबसे प्रभावशाली है। वाल्मीकि रामायण एक ऐतिहासिक और साहित्यिक कृति है जो संस्कृत में राम के मानवीय पक्ष को उजागर करती है, जबकि रामचरितमानस भक्ति ग्रंथ है जो अवधि में राम की दिव्यता पर को बताता है। पर जन जन में जो है रामचरितमानस इसलिए लोकप्रिय है कि यह भी समझना पड़ेगा कि तुलसीदास जो राजापुर के रहने वाले थे, जो बनारस काशी जाते हैं और जब वहाँ पे अवधि में लिखते हैं तो वहाँ जो पंडित थे उस समय संस्कृत प्रचलन में थी और उनको ये बात नागवार गुजर रही थी कि एक आदमी अवधि में लिख रहा है। तो पंडितों ने उनको, वहाँ से विद्वान पंडितों ने खदेड़ा और वो 80 के घाट पर गए और 80 के घाट पर उन्होंने रामचरितमानस पूरी की। और जब उनको लगा कि केवल लिखने से कुछ नहीं होगा तो उन्होंने वहाँ पर जो उस घाट पे रहते थे वो वहाँ पे यादव लोग जो कि दूध का काम करते थे और दूसरे जो धोबी लोग थे जो कपड़े धोने का काम करते थे, उनके सहयोग से उन्होंने रामलीला का मंचन कराया और रामचरितमानस को लोकप्रिय किया। आज हम ये देखते हैं कि इसके प्रवचनकार इससे ज़्यादा बड़े हो गए हैं। तुलसीदास तो पता नहीं क्या किस तरह से लिखा था, उसको मंचित करते थे, पर राम कथा पढ़ के लोग करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। अलग अलग तरह से लोग राम की कथा को अपने अपने ढंग से व्याख्यायित कर रहे हैं। और कई बार तो ऐसा लगता है कि जो लोग आयोजक हैं या जो इसको बुलाते हैं, जो इसमें पूंजी लगाते हैं, जिनके उनके अपने हित होते हैं, बहुत बार प्रवचनकार उस तरह से भी कथा को बताता है। तो ये समझने की जरूरत है। तो ये भी एक जानकारी हमने अपडेट की। बहुत लोगों के मन में, चूंकि इस समय देश में हिंदू मुस्लिम जो है वो चरम पर है। जब हमारे देश की आज़ादी हुई थी उस समय भारत पाकिस्तान बने थे, बहुत मारकाट हुई थी। बहुत सारे लोग जो लाहौर में, कराची में और कहीं अलग अलग जगह थे जो हिंदुस्तान आना चाहते थे वो ट्रेनों से आए, उसमें भी मारकाट हुई। जो यहाँ थे, जो पाकिस्तान जाना चाहते थे वो गए। बहुतों की संपत्ति इसमें गई, बहुत सारी चीज़ें गई, लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया। पर आज इतने साल बाद भी हमारे सामने, अगर हमारे देश की राजनीति में कई बार हम पाकिस्तान को गरियाते हैं, हमको लगता है कि एक शत्रु पाकिस्तान हमारे सामने है। अब दूसरा, हमारे देश की राजनीति में एक शत्रु हिंदू मुस्लिम है। कभी कभी जहाँ क्रिश्चियन बाहुल है वहाँ क्रिश्चियन भी एक शत्रु की तरह सामने रखा जाता है। तो हमारे सामने कई तरह के शत्रु खड़े किए जाते हैं ताकि हम उनके बारे में बात कर सकें। और बहुत बार उस तरह की हरकत भी होती है कि कुछ लोग उसमें, पाकिस्तान की कुछ हरकतें हैं जिसने उसने हमारे देश में घुसकर आतंकी गतिविधि करता है। कुछ समुदाय के लोग होते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख किसी में भी हो सकते हैं, कि जो थोड़े शैतान किस्म के होते हैं, वो भी कुछ समय का फायदा उठाते हैं। पर बहुसंख्यक आबादी उस तरह की नहीं है, वो अपने से नियंत्रित होती है। पर देश में ये बहुत बात होती है कि इस देश को जो है, आने बहुत सारे देशों का अनुभव लोग साझा करते हैं कि जो उदार देश थे,
अगर वहाँ पे मुस्लिमों को एंट्री दी गई तो वहाँ की आबादी का घनत्व जो है मुस्लिमों का बढ़ रहा है और वो उस देश को डिस्टर्ब कर रहा है। तो लोगों को लगता है कि कालांतर में कहीं ऐसा ना हो कि भारत भी एक मुस्लिम राष्ट्र बन जाए, और लोग कहते हैं कि हिंदुत्व को खतरा है। मज़ेदार बात यह है कि इस समय देश में जो हिंदुत्व का डंका लेके चल रही है वो पार्टी की सत्ता है तीसरे बार में। पर इसके पहले कांग्रेस की थी, उसके पहले अंग्रेज थे, मुगल थे, तब हिंदुत्व को उस तरह से खतरा नहीं हुआ, पर आज उसको खतरा बताया जा रहा है। और ये भी डर दिखाया जा रहा है कि देखिए बहुत जगह, कई जगह हम सुनते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में यदि हिंदुओं को अपनी आबादी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मुसलमान अपनी आबादी तेजी से बढ़ा रहे हैं और हिंदू पिछड़ जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा जब हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। सवाल ये नहीं है कि अभी 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, तो अगर आबादी बढ़ेगी तो हमारा जो क्षेत्रफल तो उतना ही रहेगा, फिर हम किस तरह से आगे सरवाइव करेंगे। पर पूरी दुनिया में इस समय हो गया है कि जो जिस देश के लोग हैं उस देश के लोगों को लेकर राजनीति हो रही है कि उनको ज़्यादा रोजगार मिले, उनको काम के अवसर मिले। इसलिए वहाँ यदि कोई लोग अवैध तरीके से गए, जैसे हमारे देश में बांग्लादेशी घुसपैठिए आए, अमेरिका में बहुत देशों से लोग गए, तो अब जब से ट्रंप आए हैं तो वो निकाल के उनको भेज रहे हैं और नए नए कानून बना रहे हैं। अभी इसी तरह की बात जो है एक राइट विंग अलग अलग पूरे देशों में हम देख रहे हैं कि वो बहुत सक्रिय है और वो चाहती है कि अपने राष्ट्र की बात करें और राष्ट्र में जो लोग राष्ट्र के हैं वो उनको वहाँ पे सुविधाएं मिले। तो चलिए मैं आपके साथ एक बात साझा करता हूँ कि मैंने जानकारी ली कि भारत की आज़ादी यानी 1947 और वर्तमान समय यानी 2025 में हिंदू मुस्लिम की आबादी के आंकड़े क्या हैं। तो इसमें बड़ी मज़ेदार बात आई। तो ग्रोक 3 कहता है कि हमें उपलब्ध जनगणना डाटा और अनुमानों पर निर्भर रहना पड़ता है। 1947 में भारत की पहली आधिकारिक जनगणना 1951 में थी, इसलिए आज़ादी के समय के आंकड़े अनुमानित हैं। वर्तमान समय के लिए 2011 की जनगणना के बाद कोई नई जनगणना नहीं हुई है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य संस्थाओं के अनुमानों का उपयोग किया जा रहा है। तो आज़ादी 1947 के समय जो है 1947 में भारत का विभाजन हुआ, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बने। उस समय भारत की कुल आबादी लगभग 33-34 करोड़ अनुमानित थी। विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में हिंदू और सिख भारत आए, जबकि मुस्लिम पाकिस्तान गए। फिर भी मुस्लिम भारत में रहे। कई मुस्लिम, अधिकांश 1951 की जनगणना को आधार मानकर पीछे अनुमान लगाया जा सकता है। हिंदू आबादी लगभग उस समय 28 से 30 करोड़, कुल आबादी का 85-87, जिसमें सिख, जैन, बौद्ध भी शामिल हैं, जिन्हें आमतौर पर सनातनी श्रेणी में गिना जाता है। मुस्लिम आबादी जो है वो लगभग 3.5-4 करोड़, कुल आबादी का 10 से 12%। विभाजन के बाद भी देश भारत में काफ़ी मुस्लिम आबादी बनी रही। वर्तमान समय की यदि मैं बात करूं तो 2025 की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी 121 करोड़ थी, जिसे अब हमारे नेता भाषण में और सब लोग कहते हैं कि हम 142 करोड़ हो गए हैं, पर अभी जनगणना नहीं हुई है। 2011 के बाद ये थी, तो हम अभी 142 का अनुमान करते हैं, पर यदि अधिकृत जनगणना की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी 121 करोड़ थी, जिसमें हिंदू 79.8 यानी कि 96 करोड़ 63 लाख थी, और मुस्लिम जो आबादी थी वो 14.2 यानी 17.22 करोड़ थी। 2025 का कोई आधिकारिक जनगणना उपलब्ध नहीं है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अनुमानों के आधार पर भारत की आबादी का लगभग जो है 142 से 145 करोड़ है, और इसमें जो है हिंदू आबादी अभी 113 से लेकर 116 करोड़, कुल आबादी का 78 से 79%। मुस्लिम आबादी लगभग 20 से 21 करोड़ है, कुल आबादी का 14.5 से लेकर 15% है। अब ये आबादी हमारे देश में है। अब ये अगर हम दोनों आबादी के वृद्धि का प्रतिशत निकालते हैं तो 1947 के मध्य अनुमानित हिंदू 29 करोड़, मुस्लिम 3.75 करोड़, और 2025 के मध्य हिंदू 114.5 करोड़, मुस्लिम 20.5 करोड़। यानी कि अगर हम वृद्धि की बात करें तो हमको लगेगा कि 2047 में 29 करोड़,
2025 में 114.5 करोड़। जो इसमें हम वृद्धि रेट जोड़ते हैं तो 114.5 माइनस 29 अगर हम करते हैं तो 85 करोड़ 50 लाख की वृद्धि हुई है। हमने अब हम 2047 में जो है 100 साल मनाएंगे, अभी हमने 75 साल थोड़े दिन पहले पूरे किए, तो अब हम जो है हमारी वृद्धि इस तरह से हुई। तो यदि इसको प्रतिशत में कहते हैं तो 295% के लगभग वृद्धि मानी जाएगी। मुस्लिम आबादी की बात करें तो 1947 में 3.75 करोड़ थी, 2025 में 20.5 करोड़, वृद्धि जो है वो हुई 16.75 करोड़। प्रतिशत में यदि बात की जाए तो ये प्रतिशत 447% है। तो कई बार ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े इस तरह से भी चुनाव के दौरान या जब हिंदू मुस्लिम में आपस में ये बात करानी होती है तो कहते हैं कि देखिए आबादी किस तरह से मुसलमानों की बढ़ रही है। तो ये आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम आबादी जो है वो किस तरह से हिंदू आबादी की तुलना में है। पर सवाल ये है कि आज हम पूरी दुनिया में आबादी के मामले में नंबर 1 देश हैं। हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है। अब सवाल ये है कि हमारे पास क्या उतनी ज़मीन है? हम अमेरिका, रूस और चीन ऐसे बहुत सारे देशों से अपने क्षेत्रफल के मामले में कम है, पर आबादी का घनत्व तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। हमारे देश में अभी एक नया विवाद हो रहा है, वो है परिसीमन को लेकर। अब लोकसभा और विधानसभा की सीटें परिसीमन होगा और उसके बाद बढ़ेगी। साउथ के लोगों को ये खतरा है कि नॉर्थ में आबादी जो है वो ज़्यादा है, इसलिए जब सीटें बढ़ेंगी तो इसका फायदा नॉर्थ को होगा और देश की राजनीति में नॉर्थ जो है वो हमेशा काबिज रहेगा, साउथ की अवहेलना होगी। इसीलिए हम देख रहे हैं कि स्टालिन जैसे नेता साउथ के नेताओं को लामबंद करके मीटिंग कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि परिसीमन को आगे टाला जाए। तो दोस्तों, ये जो ग्रोथ 3 है, ये एक टूल्स है जिसके जरिए हम अभी जानकारी निकाल रहे हैं। हम नहीं जानते कि ये जो जानकारी के जो हमको दी जा रही है पूरी जानकारी सच हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो स्रोत हैं उसी से ये एआई जानकारी ले रहा है। फिर भी बहुत सारी धुंधल के जो है वो छाट रहा है, बहुत सारे जो भ्रम पैदा किए गए थे उसको कम कर रहा है। और आपके मन में किसी प्रकार का कोई संदेह है तो आप अपने ऐप स्टोर पे जाकर ग्रोक 3 GROK जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके जरिए आप हिंदी, इंग्लिश या रीजनल भाषा में जो भी चुनेंगे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पर आप अगर चीज़ों को कहीं प्रस्तुत कर रहे हैं तो कई स्रोत से आप जानकारी निकालिए और उसका उपयोग कीजिए, बजाय किसी के खिलाफ इसका इस्तेमाल करने के। आप अगर ये जानकारी जनहित के लिए बनाते हैं और लोगों के बीच एक लोक शिक्षण करते हैं तो निश्चित रूप से ग्रोक 3 जो एक टूल्स है या जो बाकी टूल्स हैं वो हमारे काम आएंगे और हम इसका उपयोग अपनी जानकारी को लगभग करेक्ट करने तक ले जाएंगे। पर हमको क्रॉस चेक तो करना ही होगा। नमस्कार।